आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं करीब 2 सालों के बाद अपने गांव आया हूं, मगर इस बार मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे 3 दोस्त रतन, विशाल और दिलीप भी आए हैं। मैं यही तीनों दोस्तों के साथ शहर में रहकर काम करता हूं। इनका कोई गांव नहीं है, तो इनको गांव घूमने का काफ़ी मन था, जिस कारण ये मेरे साथ आ गए। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद मैं अपने सभी दोस्तों को लेकर गांव से 3-4 किलोमीटर दूर नदी के किनारे घूमने गया, क्योंकि नदी के किनारे का दृश्य देखने में काफ़ी सुंदर है। बहती छोटी सी नदी, जिसके किनारे अमरूद और खजूर के पेड़, साथ ही बड़े बड़े पत्थर, जिस पर बैठने से उठकर जाने का मन ही ना करे। हम सभी दोस्त पत्थर पर बैठकर गांव और शहर की तुलना ही कर रहे थे, तो हमें समय का पता ही नहीं चला। फिर काफ़ी तेज बिजली कड़की, तो मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो आसमान को अंधेरे के साथ काले बादलों ने भी जकड़ रखा था, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, जल्दी घर चलो, लगता है काफ़ी तेज बारिश आने वाली है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी बूंदाबांदी बारिश ने दस्तक दी। बारिश की हल्की दस्तक पाते ही हम घर की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि यहाँ 4 किलोमीटर दूर हमारे गांव के अलावा बस एक मंदिर को छोड़कर और कुछ भी नहीं था, जिसके नीचे हम खड़े होकर बारिश से बच सकें। और उस मंदिर में अंधेरा होने के बाद तो दूर, दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। वो मंदिर करीब 25 सालों से बंद पड़ा है। गांव के लोगों की तरह ही मेरे भी अंदर उस मंदिर को लेकर काफ़ी डर है। अभी हम दौड़कर भाग ही रहे थे कि तभी बूंदाबांदी बारिश ने मूसलाधार का रूप ले लिया। इतनी तेज बारिश में काफ़ी समय तक भीगना यानी कि बीमारी को निमंत्रण देना, और मैं अपने साथ बाहर से आए दोस्तों को बीमार नहीं देखना चाहता, क्योंकि हमें 2 दिन बाद वापस शहर जाना है। इसलिए मुझे मजबूरन बारिश से बचने के लिए उस मंदिर में रुकना ही पड़ा। खैर, मैं अकेला भी नहीं था, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त तो थे। अभी हम मंदिर के बारामदे पर खड़े ही थे कि तभी रतन ने कहा, ये मंदिर काफ़ी पुरानी लगती है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है क्या मंदिर? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके कुछ देर बाद तक तो हम चुप थे। फिर दिलीप ने कहा, किस भगवान का मंदिर है ये? इस पर मैंने कहा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और यह मंदिर किसी भगवान का नहीं बल्कि शैतान का है। इस पर उनको कुछ भी समझ नहीं आया। आगे उनके पूछने पर मैंने उनको बताना शुरू किया। आज से 25 साल पहले हमारे गांव के 5 लड़के दूसरे गांव से घूमकर इसी रास्ते से गांव वापस लौट रहे थे। उस वक्त इस मंदिर में 8-10 तांत्रिक रहा करते थे, जो इसी मंदिर में अपना यज्ञ साधना किया करते थे। उस समय इस मंदिर को लेकर किसी के भी मन में कोई डर नहीं था। खैर, जब वो पांचों इस जंगल में पहुँचे तो आज की तरह ही बारिश शुरू हो गई, तो उन्होंने भी हमारी ही तरह इस मंदिर में रुकने का फैसला किया। तब वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। अभी वो 5 दोस्त इस मंदिर में खड़े ही थे कि तभी उन्हें अचानक बहुत तेज घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। तो उन्होंने मंदिर के चारों तरफ अच्छे से देखा, मगर ना तो उन्हें कोई तांत्रिक दिखा और ना ही कोई घंटी। जिस पर उनमें से एक दोस्त ने कहा, अरे यहाँ तो दूर दूर तक इस मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो घंटियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, लग रहा है कि कोई थोड़ी दूरी पर पूजा कर रहा है, मगर कौन? मंदिर के अंदर का तो दरवाज़ा बंद है, चल देखते हैं कौन है।
फिर वो सभी दोस्त उस आवाज़ को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब वो मंदिर के पीछे पहुँचे तो उन्हें एक छोटा सा घर दिखा जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। तो उनमें से एक ने घर के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें घर के अंदर कोई ना मिलने के बावजूद भी वो घंटी की आवाज़ तेज होती हुई महसूस हुई, जिस पर सभी दोस्त घर के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होते ही जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाया तो उन्हें घर के फर्श पर एक दरवाज़ा दिखा। उस दरवाजे को देखकर वे सभी लोग समझ गए कि ये दरवाज़ा घर के नीचे बने किसी खुफिया कमरे का है और घंटी की आवाज़ भी उसी कमरे के अंदर से ही आ रही है। मगर ज़मीन के अंदर खुफिया कमरे में भला कौन घंटी बजा रहा होगा, ये जानने की इच्छा लेकर उन्होंने धीरे धीरे बिना आवाज़ किए वो दरवाज़ा खोला तो सच में अंदर एक खुफिया कमरा था जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। और अब घंटी की आवाज़ साथ ही किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ भी उन्हें साफ साफ सुनाई पड़ने लगी। मगर कमरा अंदर जाकर घुमा हुआ होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस हल्की रोशनी ही दिखाई पड़ रही थी, वो भी कुछ सीढ़ी तक। जिसके बाद वो पांचों धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरकर नीचे आए और झांक कर कमरे के उस तरफ देखा जिस तरफ से हल्की रोशनी आ रही थी। तो अंदर का नज़ारा देखते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल अंदर सभी तांत्रिक मौजूद थे और वो किसी शैतान की पूजा कर रहे थे। साथ ही किसी इंसान का कटा हुआ धड़ भी वहाँ रखा हुआ था, मगर उस कटे हुए इंसान का सर उस शैतान के पुतले के सामने रखा हुआ था। ये देखकर ही उन्हें पता चल गया कि यहाँ नर बलि होता है और ये तांत्रिक भगवान की नहीं बल्कि भूतों की पूजा करते हैं। तब तो किसी तरह से वो पांचों बच बचाकर गांव पहुँचे और गांव वालों को पूरी बात बताई, जिसके कुछ दिन बाद गांव के 20-25 लोग रात के वक्त छुप छुपाकर उसी जगह पर पहुँचे जहां सभी तांत्रिक मौत का खेल खेलते थे। तो उस समय भी उसी तरह से सभी तांत्रिक शैतान की पूजा में मग्न थे। जब सभी गांव वालों ने उन्हें रंगे हाथ बलि देते हुए पकड़ा तो गांव वालों का गुस्सा सर पर चढ़ गया और वो सभी तांत्रिक समेत और उस शैतान के पुतले को भी जला दिया और देखते ही देखते सभी तांत्रिक जलकर मर गए। तब से इस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं भटकता। मेरी पूरी बात खत्म होते ही रतन ने कहा, यार अब काफ़ी रात हो गया है, मगर बारिश अभी तक नहीं रुकी, तो हम घर कैसे जाएंगे? अभी रतन ने इतना कहा ही था कि तभी मेरे कानों में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये किस्सा तो 25 साल पहले ही ख़त्म हो गया है, तो आज कौन घंटी बजा रहा है? पहले पहले तो मैंने इसे अपने मन का वहम माना, मगर फिर विशाल ने जब ये कहा, यार तुम लोगों को भी घंटी बजने की आवाज़ आ रही है क्या? तो मेरा भ्रम सच में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग कल रात 8:45 में। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मैंने ये सुना हुआ था कि अनजान रास्तों पर रात के समय किसी को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। हो सकता है ऐसा करने से कोई मुसीबत गले पड़ जाए, मगर मुझे ये पता नहीं था कि कभी कदार इसका उल्टा भी हो जाता है। शाम का समय था। मेरे एक दोस्त ऋषभ की पार्टी में हम सारे दोस्त गए हुए थे। दरअसल उसने नया फ्लैट खरीदा था, उसी की खुशी में पार्टी रखी थी उसने।
सारे दोस्तों से इतने दिनों के बाद मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। पार्टी में खाना पीना होते होते काफ़ी रात हो गई और जब बारी निकलने की आई तो समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का, जिस पर ऋषभ ने मुझे रोकते हुए कहा, भाई इतनी रात में कहाँ जाएगा, कल चले जाना, यहीं पर रुक जा। इस पर मैंने कहा, अरे नहीं यार, कल जरा पापा को सुबह हॉस्पिटल ले जाना है आई चेकअप के लिए। और इतना बोलकर मैं वहां से निकल गया। कार चालू करके मैं जब रास्ते पर आया तो एक बार के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, क्योंकि रास्ते पर मेरी कार के अलावा और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हालांकि ये इलाका थोड़ा ऑफ एरिया ज़रूर था, मगर रात होते ही इतना सुनसान हो जाएगा पता नहीं था। एक बार को तो मैंने सोचा कि वापस ऋषभ के यहाँ लौट जाता हूँ, मगर फिर सोचा कि अब जब निकल ही गया हूँ तो घर चला जाता हूँ। रात हर पल गहराती जा रही थी और मैं काफ़ी तेज़ी से गाड़ी को रास्ते पर बढ़ाए जा रहा था। चूँकि मौसम ठंड का था इसलिए रास्ते पर हल्का हल्का सा कोहरा भी देखने को मिल रहा था, जो गाड़ी चलाने में मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं दे रहा था। ड्राइव करते करते अब मेरी कार एक ऐसे रास्ते पर पहुंच चुकी थी जिसके अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल था। इससे पहले वाले रास्ते पर तो एक आध घर भी नजर आ रहे थे, मगर यहाँ इस वाले रास्ते पर एक भी घर नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। ऐसा रास्ता मैंने बस फिल्मों में ही देखा था। रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, बस मेरी कार की हेडलाइट ही थी जिसके सहारे मैं आगे बढ़ पा रहा था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी ठीक सामने रास्ते के एक किनारे पर हेडलाइट की रोशनी में मुझे कोई खड़ा नजर आया। हालांकि दूर से उतना स्पष्ट नहीं था, मगर जब मेरी कार उस आदमी के नज़दीक गई तो मुझे उसका पूरा हुलिया नजर आया। उसकी उम्र अंदाजन 40-42 साल की रही होगी। पतला सा शरीर और सफ़ेद रंग की कमीज। वो आदमी हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि गाड़ी नहीं रोकूंगा, हो सकता है लूटपाट के फेरे में फंस जाऊं, मगर उस आदमी का हुलिया देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई गलत आदमी होगा, जिस वजह से मैंने गाड़ी को ठीक उस आदमी के पास रोका। कार रुकते ही वो आदमी चलकर मेरी खिड़की के पास आया और बोला, भाई साहब जरा आगे तक छोड़ दीजिएगा। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो आदमी दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहाँ थोड़ी देर पहले तक 11:15 बज रहे थे, वहीं अब समय हो रहा था 1:15 बजे का। वो आदमी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा बस आगे देखे जा रहा था। रास्ता उसी तरह से सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, आप इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, दरअसल यहाँ मेरा घर है और फिलहाल मैं किसी काम से जा रहा हूँ, पर आप इस रास्ते पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस पर मैंने कहा, मैं भी किसी काम से ही आया था। ये रास्ता हमेशा ही इतना सुनसान रहता है क्या? इस पर वो आदमी बोला, हाँ, ये रास्ता हमेशा ही ऐसे ही रहता है। आपको पता नहीं है क्या ये रास्ता भूतिया है? इस पर मैंने कहा, भूतिया मतलब भूत प्रेत भटकते हैं क्या? उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। बचपन से ही मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, जिस वजह से मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे भूत प्रेत ये सब बातें बकवास लगती थीं। इतने में ही वो आदमी बोला, मैं भी आप ही की तरह हंसता था, पर नहीं, सच में इस रास्ते पर आत्मा का वास है।
हालांकि ऐसी बातें मैं अक्सर मजाक में लेता हूँ, मगर वो आदमी ऐसी गंभीरता दिखाते हुए बोल रहा था कि मैं चाहते हुए भी इसे मजाक में नहीं ले सका। सन्नाटे को चीरती हुई मेरी गाड़ी आगे चले जा रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड भी अपना रंग जमा रही थी। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक औरत खड़ी नजर आई। अभी मैं उस औरत की तरफ देख ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे उस आदमी ने कहा, उसकी तरफ मत देखिए वरना वो हमारे पीछे पड़ जाएगी। उस आदमी की ये बात मुझे काफी अजीब लगी कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने उस आदमी की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और कार को ठीक उस औरत के पास रोका। अभी मैं खिड़की का शीशा नीचे गिराने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस औरत के पैरों पर गई, जो कि उल्टे थे, यानी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिंदगी में ऐसी चीज मैं पहली बार देख रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, जल्दी जल्दी गाड़ी भगाओ जल्दी। उस आदमी की बात सुन मैंने तुरंत गाड़ी भगाना चालू कर दिया। गाड़ी को आगे बढ़ाकर मैंने जब साइड मिरर से पीछे देखा तो वो औरत वहीं पर खड़ी थी। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खैर, मैं तेजी से गाड़ी भगाता रहा। इसी दौरान वो आदमी मुझसे बोला, देख लिया ना, कहा था आत्मा है, अब भुगतो। उस आदमी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी गाड़ी के बैक वाइंडशील्ड पर ठक ठक की आवाज होने लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वही औरत अपने खून से सने हाथों को थपथपा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। ये कैसी बला मेरे पीछे पड़ गई है। तभी उस आदमी ने कहा, पीछे मत देखो, तुम गाड़ी चलाते रहो, वो हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। उस आदमी के कहे मुताबिक मैं गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। कार की रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास की रही होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है। अभी मैं गाड़ी भगा ही रहा था कि तभी अचानक कार के छत के ऊपर धड़ाम धड़ाम की आवाज आने लगी। इसका मतलब वो औरत कार के छत पर आ चुकी थी। कहीं ना कहीं मुझे अब यह आभास होने लगा था कि मेरी मौत नजदीक आ चुकी है और शायद मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मगर तभी वो आदमी जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर हाँ, जैसे जैसे वो बोलता गया छत पर से वो धड़ाम धड़ाम की आवाजें बंद हो गई और जैसी ही थोड़ी देर में हमारी कार उस रास्ते से बाहर निकली कि वो आदमी गाड़ी रोकने के लिए बोला, जिसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर वो सब था क्या, ये आज तक सही से पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।